तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हम गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि गैल्वेनिक सेल थोड़ी देर के लिए तो काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद उसने अपना काम करना बंद कर दिया था। अब इस चीज के पीछे की वजह आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, और वजह जानकर हम ये पढ़ने वाले हैं कि इस समस्या का क्या समाधान निकल सकता है, जिसमें हम साल्ट ब्रिज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर तुम चैनल के ऊपर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारी वीडियोस देखकर फायदा उठा पाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों देखो, ये तुम्हारे सामने जो गैल्वेनिक सेल है वो हमने बना रखी है, और पूरा का पूरा हमने ये मैकेनिज्म देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो एक बात और बेटा जी, अगर तुम नए हो हमारे चैनल पे तो तुम कल वाली वीडियो को देखकर आओ, तो तुम्हें आज की वीडियो समझ में आएगी। सर कैसे देखें? भैया आप लोग सर्च कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 2 केमिस्ट्री टूल्स। ये सर्च करने के बाद तुम्हें हमारी वीडियो मिल जाएगी, और आप लोग क्या कर सकते हो, वहां से वीडियो को देख सकते हो, और उसके बाद तुम्हें इस वीडियो को देखने का फायदा मिलेगा। तो देखते हैं। देखो, गैल्वेनिक सेल के बारे में हम कल डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने देखा था इधर एनोडिक कंपार्टमेंट था और उधर कैथोडिक कंपार्टमेंट था। हमने देखा था जैसे ही ये की को हमने क्लोज किया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया था। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसे ही स्टार्ट हो गया था तो हमने देखा था कि जिंक की मोलर कंसंट्रेशन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में टाइम के साथ बढ़ने लगी, और इधर कॉपर 2 प्लस के जो आयंस थे वो पहले से ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बैठे हुए थे, और वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को गेन कर करके इस रोड के ऊपर स्टिक कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉपर 2 प्लस की मोलर कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही थी। यहाँ जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही थी तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा था, जिसकी वजह से हो क्या रहा था, एनोडिक कंपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगने लगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कंपार्टमेंट के अंदर नहीं जा पा रहे थे, और अगर गलती से चल भी जाएंगे तो इधर इस कैथोडिक कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा था, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा था बेटा जी, रिपेल कर रहा था, आने ही नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक गया, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकने से करंट भी रुक गया, और हमारी सेल ने काम करना बंद कर दिया था। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं तुमको बताना चाहूंगा कि अभी ये सेल क्या है, इनकम्प्लीट है। यहाँ पर कंप्लीट सर्किट नहीं है। अगर कंप्लीट सर्किट होता तो इलेक्ट्रॉन घूम के वापस यहाँ आता और फिर दोबारा से घूमता रहता, तो ये सेल लगातार काम करती रहती। ठीक है, लेकिन ये सेल का सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। एक रीजन ये भी है कि इस सेल ने थोड़ी देर काम किया और फिर काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों हमारी सेल ने काम करना बंद कर दिया था। अब हम अगली अ, अब हम मतलब अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम इस सेल को दोबारा से वर्किंग कंडीशन में लेकर आएंगे। तो अगर दोस्तों हमें इस सेल का फंक्शन मेंटेन करना है, हम चाहते हैं कि ये सेल लगातार काम करती रहे, तो अब हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? तो देखो, अब हमें रिक्वायरमेंट होगी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस सेल के सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, हमें इन दोनों के दोनों कंपार्टमेंट में ये जो चार्ज डेवलप हो रहा है इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने ये दो चीज कर दी तो हमारी सेल प्रॉपर बढ़िया तरीके से काम करती रहेगी लगातार, और हम इस सेल का यूज करते रहेंगे। तो सवाल ये उठता है कि सर अब कैसे करें ये दोनों चीजों को मेंटेन? तो भैया इसके लिए हम यूज करते हैं साल्ट ब्रिज। तो दोस्तों अब हम साल्ट ब्रिज के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या होती है साल्ट ब्रिज, कैसी दिखती है, कैसे उसका फंक्शन होता है, कैसे वो सेल को दोबारा से फंक्शन कंडीशन में लेकर आती है। तो ये सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो दोस्तों अगर मैं तुम्हारे सामने बात करूं साल्ट ब्रिज की, तो साल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ट्यूब होती है जो इन्वर्टेड होती है, और ये जो
साल्ट ब्रिज होती है ये कुछ इस प्रकार की हमें दिखाई पड़ती है ना। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये यू जो है हमारे पास उल्टा बना हुआ है। जनरली यू कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन ये यू कुछ इस तरीके का है। इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है जो फिल्ड होती है किससे, अगार अगार जेली से और एक इलेक्ट्रोलाइट के मिक्सचर से। यहाँ पर एंड के ऊपर यहाँ पर हम लगा कर रखते हैं कॉटन प्लग, है ना। और इसी के साथ साथ हम इस इन्वर्टेड शेप्ड ट्यूब को दोनों कंपार्टमेंट के अंदर, मतलब ये वाला हिस्सा एक कंपार्टमेंट में रहेगा और ये वाला हिस्सा दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर रहेगा, और इस तरीके से हम इसको क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर तुम्हारे मन में सवाल उठना चाहिए कि सर ये अगार अगार जेली ही क्यों ली गई, है ना। तो मैं तुमको बताऊंगा बेटा, जो ये अगार अगार जेली होती है ये एक सेमी सॉलिड टाइप की जेली होती है ना। सर क्यों ली सेमी सॉलिड टाइप की, अरे यार भैया अगर मैं इसके अंदर लिक्विड ले लेता तो मैं इसको इन्वर्टेड करता तो सारा का सारा मेरा लिक्विड बिखर जाता, और यदि मैं कंप्लीट सॉलिड ले लेता तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर ये जो आयंस का एक्सचेंजमेंट है ये नहीं हो पाता। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, सेमी सॉलिड अगार अगार जेली लेता हूँ। ठीक है, इस मिक्सचर को बनाया कैसे जाता है जरा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो मैं बताता हूं तुम्हें बेटा, इस मिक्सचर को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। एक बिकर लिया जाता है और उसके नीचे एक बर्नर लगा दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फिर हम इसके अंदर ये अगार अगार जेली लेते हैं जो सेमी सॉलिड रहती है। फिर हम इस बर्नर को जलाकर क्या करते हैं, इस अगार अगार जेली को हीट करते हैं जिससे ये एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, और फिर इसको अच्छे से क्या करके मिक्स करके स्टीर करके थोड़ी देर के लिए इस बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है इस अगार अगार जेली के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। जैसे ही हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेमी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो अब फिर इस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, इस साल्ट ब्रिज के अंदर भर देते हैं अच्छे से, और इसके एंड के ऊपर एक कॉटन प्लग लगा देते हैं ताकि ये बाहर ना निकल पाए। ठीक है, तो अगर यहाँ तक समझ में आया है तो पहले नोटबुक में उतार लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो अब जो हमारे पास मुद्दा आता है वो इस इलेक्ट्रोलाइट का आता है। भैया ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा लें, है ना। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये सेल टू सेल क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, तो किस तरीके से हम इस इलेक्ट्रोलाइट को चूज करेंगे, इस चीज के ऊपर जरा हम गौर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं तुमको बताना चाहूंगा कि हमें इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेना है जो दोनों किसी कंपार्टमेंट के अंदर जाकर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या ना बनाए, प्रेसिपिटेट ना बनाए। अगर ऐसा हुआ तो जो हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो जैसे ही यहाँ से निकलेगा और इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में आएगा किसी भी कंपार्टमेंट में, और अगर उसने प्रेसिपिटेट बनाना चालू कर दिया तो हमारा ये जो कॉटन प्लग है ये ब्लॉक हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में अब दोबारा से आयंस का जो एक्सचेंजमेंट है, जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और हमारी सेल दोबारा से काम करना बंद कर देगी। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा नहीं लेना है जो किसी भी कंपार्टमेंट के इलेक्ट्रोलाइट के साथ प्रेसिपिटेट बनाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट। ठीक है, नाउ हमें दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, हमें इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेना है जो जिसके जो आयंस हैं वो बराबर स्पीड से दोनों ही कंपार्टमेंट के अंदर क्या कर सके, ट्रांसफर हो सके या ट्रेवल कर सके, है ना। ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं अगर उनकी स्पीड अलग अलग हुई तो वो अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग कंपार्टमेंट को न्यूट्रलाइज करेंगे, जिससे हमारी सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारी सेल प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं सॉरी, जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो मैंने इसमें ले लिया KCl, ठीक है, और Cl जो है मेरा वो जिंक वाले कंपार्टमेंट के अंदर जा रहा है धीरे 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 धीरे, और हमारा जो पोटेशियम है वो कॉपर वाले कंपार्टमेंट में जा रहा है बहुत तेजी से। तो जो मेरा कॉपर वाला कंपार्टमेंट है उसके अंदर जो पोटेशियम है वो सल्फेट आयंस के साथ क्या करेगा,
कंबाइन करेगा और उस कंपार्टमेंट को जल्दी जल्दी न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। जबकि Cl जो है मेरा वो धीरे धीरे जा रहा है और इधर जाकर वो जिंक 2+ से मिलेगा और यहाँ पर क्या कर लेगा, ZnCl2 का फॉर्मेशन कर लेगा, लेकिन बहुत ही स्लोली, जिसकी वजह से इस कंपार्टमेंट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा था जिंक वाले के अंदर, याद करो, है ना, तो वहां पर क्या होगा, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होगा और इधर जल्दी जल्दी नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऊपर क्या पड़ने लग जाएगा, असर पड़ने लग जाएगा और हमारी सेल का EMF डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी सेल है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो स्पीड है मेरे कैटायन की या मोबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, स्पीड ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी इक्वल। यहाँ पर क्या होनी चाहिए बेटा जी, इक्वल होनी चाहिए, तब तो सही है, अगर अनइक्वल है तो फिर भैया जी गड़बड़ है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ऐसा है कि जो मैं इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं उसके जो आयंस का ट्रांसपोर्ट नंबर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब तो मेरा इलेक्ट्रोलाइट सही है, अदरवाइज मेरा इलेक्ट्रोलाइट सही नहीं है। तो ये 3 कंडीशन ऐसी है जिसमें मुझे इलेक्ट्रोलाइट का ध्यान रखना पड़ेगा जब मैं इस अगार अगार जेली के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करूंगा और साल्ट ब्रिज बनाऊंगा, तो मुझे ये 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो मेरी सेल का जो EMF है वो गड़बड़ा जाएगा और मेरी सेल अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर मैंने तुमको बताई है कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मैंने तुमको बताई है, ये 3 चीज की क्या होनी चाहिए, यहाँ पर फुलफिलमेंट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं तो सेल गड़बड़ा जाएगी। तो जल्दी से एक बार नोटबुक में लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो। तो बेटा जी बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो साल्ट ब्रिज है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो अब वो जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें अब पता चल गया होगा कि जो साल्ट ब्रिज है वो क्या काम करता है, गैल्वेनिक सेल में एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, तो ना, तो इसके जो फंक्शन है मैं तुमको वो लिखवा रहा हूं, जल्दी से एक बार लिख लो, है ना। इट न्यूट्रलाइज बोथ एनोडिक as well as कैथोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये दोनों कंपार्टमेंट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। दूसरी बात जो है बेटा जी, ये जो साल्ट ब्रिज होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से आयंस को ही क्या करने देता है, मूवमेंट करने देता है, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट नहीं करने देता है। और इसी के साथ साथ जो हमारा साल्ट ब्रिज है वो गैल्वेनिक सेल के अंदर सर्किट कंप्लीट करने में भी क्या करता है, मदद करता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे थे उधर से अब क्या होगा, इधर से आयंस का जो मूवमेंट होगा जिसकी वजह से करंट अब क्या कर सकता है, पूरे सेल के अंदर रोटेट कर सकता है, जिसकी वजह से जो साल्ट ब्रिज है उसने हमारे सेल का सर्किट कंप्लीट कर दिया है। तो फंक्शन के अंदर हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि इट कंप्लीट द सेल सर्किट। ठीक है, और तीसरा जो फंक्शन है वो साल्ट ब्रिज का बेटा जी ये है कि ये हमारे सेल के EMF को मेंटेन रखता है, डिस्टर्ब नहीं होने देता है, जिससे हमारी सेल प्रॉपरली काम करती रहती है। तो इट मेंटेन द सेल पोटेंशियल। और चौथा पॉइंट मैं तुमसे कहूंगा, इट डू नॉट अलाउ टू मेक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में बेटा जी हम आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हम इतना ही इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं। तो अगर तुम्हें वीडियो समझ में आई है, हमारी बातें बताई हुई समझ में आई है, तो प्लीज बेटा वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और नए हो तो प्लीज यार इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो, हमें सपोर्ट करो।
ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर हम अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम उन गैल्वेनिक सेल के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं और उनका ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।